हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने मैक्सवेल इक्वेशंस पढ़ा था। हमने उसकी जनरल इक्वेशंस बताई थी। फिर उसके बाद हमने बोला कि अगर मैग्नेटिक चार्जेस एग्जिस्ट कर रहे होते तो मैक्सवेल इक्वेशंस कैसी होती, हमने वो बताया था। अब हम करेंगे मैक्सवेल इक्वेशंस इन मैटर। ठीक है। तो मटेरियल्स के केस में मैक्सवेल इक्वेशन कैसे मॉडिफाई कर जाएंगे। एक्चुअल में मटेरियल जैसे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, मैग्नेटाइजेबल मटेरियल, होता क्या है कि जैसे अगर मैं बात करूं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की, तो उसमें पोलराइजेशन होती है। पोलराइजेशन के कारण बाउंड चार्जेस आते हैं और हम साथ में फ्री चार्जेस भी ऐड कर सकते हैं। तो फ्री चार्जेस जो होते हैं उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। तो हमें अब इनकी टर्म्स में मैक्सवेल इक्वेशंस बतानी है फॉर द केस ऑफ मटेरियल। तो मैक्सवेल इक्वेशंस इन मैटर, हमें पता है कि वॉल्यूम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी एक्चुअली वो होता है हमारे पास माइनस ऑफ डेल डॉट पी। पी है हमारे पास पोलराइजेशन। तो ऐसे ही अगर हमारे पास, ये तो हमारे पास कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए होगा, अगर हमारे हमारे पास कोई मैग्नेटाइजेबल मटेरियल हो, ठीक है, उसके लिए हमारे पास आता है करंट डेंसिटी। ठीक है, बाउंड करंट डेंसिटी, तो उसकी वैल्यू होती है डेल क्रॉस एम। यहाँ पे एम क्या है, मैग्नेटाइजेशन, यहाँ पे पी क्या है, पोलराइजेशन। ठीक है, तो डिफरेंस पता होना चाहिए। ये हमारे पास है बाउंड करंट डेंसिटी, ये है बाउंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है। तो ये टर्म्स इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से पहले ही निकल चुकी थी, पता थी हमें। ठीक है, दोनों टर्म्स। उसके बाद एक नई टर्म आई। नई टर्म कैसी आई, मान लो कि हमारे पास एक मटेरियल है हमारे पास, ठीक है, जिसकी कोई पोलराइजेशन है पी इस डायरेक्शन में। अगर इस डायरेक्शन में पोलराइजेशन है तो इसका मतलब नेगेटिव चार्जेस इस डायरेक्शन में होंगे, यहाँ पे पड़े होंगे, पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पे पड़े होंगे। तो नेगेटिव से पॉजिटिव हमारे पास पोलराइजेशन होती है, इसलिए हमने ऐसा बनाया। अब अगर मैं बाउंड चार्जेस को, या फिर मैं ऐसा बोलूँ कि मैं चार्जेस को यहाँ पे बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे कुछ चार्ज बढ़ गए, यहाँ पे कुछ चार्ज बढ़ गए, तो पोलराइजेशन टाइम के साथ चेंज हो जाएगी अपने आप, ऑब्वियस सी बात है। ऐसे ही मैं इसको और बढ़ा रहा हूँ, इसको और बढ़ा रहा हूँ, पोलराइजेशन टाइम के साथ वेरी करेगी। कम कर दो दोनों को, फिर भी कम वेरी करेगी, कम हो जाएगी। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ से कि करली पी बाय करली टी इज इक्वल टू, इस चीज को बोलते हैं जो टाइम के साथ वेरी करवा रहे हैं हम इसको, इसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन करंट। तो एक नई टर्म ऐड हुई, पोलराइजेशन करंट। ठीक है। उसके बाद पोलराइजेशन करंट तो आ गया, लेकिन ये तो पोलराइजेशन टाइम के साथ वेरी कर रहा था। तो आपके दिमाग में ये आ सकता है कि क्या मैग्नेटाइजेशन टाइम के साथ चेंज करेगा तो हमारे पास कुछ इसी टर्म में कुछ आएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैग्नेटाइजेशन के केस में सिर्फ यही एक टर्म वैलिड है यहाँ पे। ठीक है, करंट डेंसिटी की फॉर्म में सिर्फ ये वाली टर्म वैलिड है, लेकिन ये जो टर्म है ये पोलराइजेशन के केस में वैलिड है। ठीक है। तो क्या ये एक्चुअल में कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो हम करके देख लेते हैं करता है कि नहीं। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन लगाते हैं डेल डॉट जे, तो यहाँ पे जेपी होगा। ठीक है, तो डेल डॉट जेपी ये क्या बनेगा, इज इक्वल्स टू डेल डॉट, यहाँ से जेपी की वैल्यू पुट कर दो, डॉट करली पी बाय करली टी। तो मैं इसको लिख सकता हूँ करली बाय करली टी, बाहर आ जाएगा डेल डॉट पी। और डेल डॉट पी एक्चुअल में है क्या, माइनस ऑफ रो बी। तो मैं लिख सकता हूँ माइनस ऑफ करली बाय करली टी रो ऑफ बी। तो ये क्या बने हमारे पास, डेल डॉट जे पी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ करली बी बाय करली, माइनस ऑफ करली रो बाय करली टी। ठीक है, तो यही इक्वेशन होती है कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो मतलब ये इक्वेशन भी ट्रू है, हमें ऐड करनी चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास एक्चुअल में दो तीन चीजें एडअप हो गई। कौन कौन सी, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ बाउंड, अगर मैं सिर्फ चार्ज डेंसिटी की बात करूं, तो चार्ज डेंसिटी में हमारे पास एक तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में एक तो हमारे पास फ्री चार्जेस हो सकते हैं, अगर हम बाहर से ऐड कर दें फ्री चार्जेस हो सकते हैं, प्लस हमारे पास बाउंड चार्ज हो सकता है। इसी तरह से हमारे पास जे में, वॉल्यूम करंट डेंसिटी में हमारे पास फ्री करंट डेंसिटी हो सकती है,
हमारे पास बाउंड करंट डेंसिटी हो सकती है, हमारे पास पोलराइजेशन करंट हो सकता है। ठीक है, तो हमारे पास ये तीन चीजें हो सकती हैं। तो इन दोनों चीजों को आपको ध्यान में रखना है मैटर के केस में। तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ, इक्वेशन लिखता हूँ सबसे पहले। तो सबसे पहले इक्वेशन में लिखता हूँ डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट। जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट। एक्चुअली मैं रो को यहाँ से देख सकता हूँ, तो रो को मैं लिख सकता हूँ रो ऑफ फ्री प्लस रो ऑफ बाउंड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ डेल डॉट एप्सिलॉन नॉट ई, एप्सिलॉन नॉट लेफ्ट साइड ले गए, इज इक्वल्स टू रो एफ प्लस रो बी की वैल्यू पुट करनी है। रो बी की वैल्यू क्या होगी, माइनस ऑफ डेल डॉट पी। तो इसको लेफ्ट साइड में ले आते हैं, तो ये बनेगा डेल डॉट, ठीक है, डेल डॉट एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी इज इक्वल्स टू रो एफ। तो यहां से इस चीज को क्या लिखते हैं, ये हम कर चुके हैं, ये वाली चीज एप्सिलॉन नॉट ई प्लस एस प्लस एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी, इसको हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट को किससे नोट करते हैं, डी से, कैपिटल डी से। तो ये बनेगा डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो ऑफ एफ। तो ये हम पहले भी निकाल चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो यहाँ पे इक्वेशन जो हम मैक्सवेल इक्वेशंस बोलेंगे उसमें ये, जैसे हमने लिखा था डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट, वो चेंज हो जाएगा डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो एफ में। तो एक तो ये इक्वेशन चेंज होगी। फिर हम इस वाले पे जाते हैं, जे की टर्म में कौन सी इक्वेशन थी, डेल क्रॉस बी इज इक्वल्स टू, मैक्सवेल की इक्वेशन थी ऐसी, डेल क्रॉस बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट जे प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट करली ई बाय करली टी। ये इक्वेशन थी हमारे पास। जे को यहां से रिप्लेस कर देते हैं, तो ये बनेगा, और म्यू नॉट को मैं इधर ले जाता हूं, तो ये बनेगा डेल क्रॉस 1 बाय म्यू नॉट बी वेक्टर, ठीक है, इज इक्वल्स टू जे एफ प्लस जे बी प्लस जे पी प्लस एप्सिलॉन नॉट करली ई बाय करली टी। अब यहां पे हम ऐसे करते हैं, ये तो हमने लिख लिया डेल डॉट डी, जे एफ तो जे एफ रहेगा, जे बी की वैल्यू हमें पता है, तो ये बनेगा डेल क्रॉस 1 बाय म्यू नॉट बी इज इक्वल्स टू जे एफ फ्री करंट डेंसिटी बाउंड, इसकी वैल्यू क्या थी, डेल क्रॉस एम। जेपी की वैल्यू क्या थी, करली पी बाय करली टी, करली पी बाय करली टी। ठीक है, प्लस ये तो हमारे ब्रैकेट में आ गए एप्सिलॉन नॉट करली ई बाय करली टी। ठीक है, एक बार मैं देख लेता हूँ ये दिख रहा है, हाँ, तो ठीक है, ज्यादा ऊपर नहीं लिखा, ये बन गया। अब इसी को मैं चेंज कर रहा हूं, यहां से डेल क्रॉस वाली टर्म लेफ्ट में लेके आ रहा हूं, तो ये बनेगा डेल क्रॉस 1 बाय म्यू नॉट बी, ये टर्म लेफ्ट में आएगी तो यहाँ पे माइनस ऑफ एम हो जाएगा, ये कुछ ऐसा होगा, इज इक्वल्स टू जे एफ बचेगा यहाँ पे, प्लस यहां से ये दो टर्म को इकट्ठा करो तो बनेगा करली बाय करली टी। पहले मैं ये टर्म लिख रहा हूं एप्सिलॉन डी, फिर मैं ये टर्म लिख रहा हूं पी। तो ये हमारे पास बनेगा डेल क्रॉस एच इज इक्वल्स टू जे एफ प्लस करली डी बाय करली टी। तो यहाँ से बहुत अच्छी चीजें निकल के आ रही हैं बाहर, ठीक है, इसको एक्सप्लेन करने में, कि जो एच होता है उसकी वैल्यू होती है 1 बाय म्यू नॉट है, म्यू नॉट बी, 1 बाय म्यू नॉट बी माइनस है। तो हम कभी कभी क्या करते हैं, हमें जल्दी जल्दी में हम हमेशा यही याद रखते हैं कि बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच,
B इज इक्वल टू म्यू नॉट एच। हम ये जल्दी में याद रखते हैं, लेकिन अगर किसी मटेरियल की मैग्नेटाइजेशन है तो ये आप ये सीधा नहीं लिख सकते, आपको ये लिखना पड़ेगा। अगर मैग्नेटाइजेशन जीरो है तो आप ये लिख सकते हो B इज इक्वल टू म्यू नॉट एच। ठीक है, तो ये टर्म एक्चुअल टर्म ये है, हमारी जनरलाइज्ड टर्म ये है। ठीक है, ये उसका स्पेशल केस है। उसके बाद इसी तरह से हमने यहाँ पे एप्सिलॉन डी प्लस पी को डी लिखा है, तो ये दोनों टर्म्स आपको याद भी रखनी है, एप्सिलॉन डी प्लस पी। ठीक है, दो टर्म्स इंपॉर्टेंट यहां से निकलती है। उसके बाद अब ये हमारी एक और इक्वेशन बन गई। इससे पिछली इक्वेशन हमने क्या निकाली थी, डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो एफ। ये दो टर्म्स ऐसी हैं जो चेंज होंगी। ठीक है, एक ये टर्म, इसको मैं ए नाम दे रहा हूं, एक ये टर्म, इसको मैं बी नाम दे रहा हूं। ये दो टर्म्स ऐसी हैं जो मटेरियल के केस में चेंज होंगी, जो बाकी की दो टर्म्स है वो सेम रहेंगी। बाकी दो टर्म्स कौन सी थी, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस ऑफ करली बी बाय करली टी। इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, ये इक्वेशन वैसी की वैसी ही रहेगी। दूसरी इक्वेशन डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये चार इक्वेशंस बन गई दोबारा से। सबसे फर्स्ट इक्वेशन होती है हमारे पास, अब इसे लाइन में लिख लेते हैं, मैटर के केस में। ठीक है, तो मैटर के केस में हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन बनी थी वो थी डेल डॉट टी इज इक्वल टू रो एफ। दूसरी इक्वेशन हो गई डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस ऑफ करली बी बाय करली टी। उससे अगली इक्वेशन होगी डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। और जो लास्ट इक्वेशन होगी डेल क्रॉस एच, ठीक है, जो लास्ट इक्वेशन वो एच की टर्म में चेंज हो जाएगी, इज इक्वल टू जे एफ। ठीक है, जे एफ में प्लस करली डी बाय करली टी। तो अब ये चार इक्वेशंस होंगी जो मैक्सवेल इक्वेशंस होंगी फॉर द केस ऑफ मैटर। लेकिन आपको एक चीज और याद रखनी है कि ये हमारी जनरलाइज्ड इक्वेशंस नहीं है। कई बार कई बुक्स में लिखा होता है जनरलाइज्ड इक्वेशंस ये हैं, नहीं, जनरलाइज्ड इक्वेशन जो मैंने बताई थी स्टार्टिंग में वही रहेंगी हमेशा, ये जनरलाइज्ड इक्वेशंस नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपके पास एक क्वेश्चन आता है आपके स्क्रीन पर। ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये एक्चुअल में इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जो ग्रिफिथ की बुक है उसमें मिल जाएगा, लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन सेम, एकदम मतलब सेम बोल सकते हो, ये आया था हमारा जस्ट 2020 में। तो मैक्सिमम आप सोच सकते हो जो मैंने लेक्चर्स अपने ओरिएंट किए हैं ये सारे के सारे मेरे इसके आसपास ही हैं, सारे ग्रिफिथ के आसपास ही हैं। मतलब मैक्सिमम कंटेंट ग्रिफिथ का ही मिलेगा। तो अगर आप ग्रिफिथ पढ़ सकते हो, लेक्चर्स देख सकते हो, क्योंकि लेक्चर्स मेरे सारे के सारे ग्रिफिथ से ही हैं मैक्सिमम। तो ग्रिफिथ एक बहुत अच्छी बुक है, मैं बोलूँगा भी कि आप ग्रिफिथ पढ़ो, जितनी पढ़ सकते हो, वहाँ पे कंसेप्ट बहुत अच्छे दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था जस्ट 2020 में, इस क्वेश्चन में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है ई आर कोमा टी माइनस ऑफ क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। साथ में एक यहाँ पे फंक्शन है थीटा ऑफ वी टी माइनस आर, ये एक फंक्शन है साथ में, और यहाँ पे आर कैप, और साथ में ये भी बोल रखा है बी आर कोमा टी इज इक्वल टू जीरो। एक इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन दे रखी है, एक मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन दे रखी है। उसके बाद हमें बोल दिया कि जो थीटा है, थीटा ऑफ एक्स, एक्स क्या है हमारा वी टी माइनस आर, थीटा ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 when x is greater than 0 and 0 when x is less than equals to 0। तो यहां से क्या पता चलता है कि थीटा हमारा क्या है, थीटा हमारा स्टेप फंक्शन है। ठीक है, हमें यहाँ पे फाइंड करने के लिए बोला था कि आपको रो की वैल्यू बतानी है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, आपको करंट डेंसिटी
वैल्यू बतानी है, ठीक है। करंट डेंसिटी एंड चार्ज डेंसिटी की आपको वैल्यूज बतानी थी। तो बहुत ही ऑप्शन सा क्वेश्चन है, वैल्यूज निकालना एक अलग चीज़ है, लेकिन क्वेश्चन से ही हमें इसकी फिजिक्स का पता चलना अलग चीज़ है। तो पहले हम वैल्यूज निकालते हैं, फिर इसके इस इलेक्ट्रिक और इस मैग्नेटिक फील्ड की फिजिक्स देखते हैं, क्या इसकी फिजिक्स बता क्या रही है। तो सबसे पहले हम चार्ज डेंसिटी निकालते हैं, फिर जी निकालेंगे। चार्ज डेंसिटी निकालने के लिए हमारे पास है एप्सिलॉन नॉट डेल डॉट ई, यही होता है। तो हमें करना क्या एक्चुअल में, डेल डॉट ई करना है, तो कर लेते हैं। तो सिंपली ये बनेगा एप्सिलॉन नॉट डेल डॉट ई, जहां से जो कांस्टेंट टर्म है वो है माइनस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के नाम दे रहा हूँ, ठीक है। तो बनेगा के, तो ये साथ में आएगा क्यू, जो कांस्टेंट टर्म है बाहर रख ली, माइनस टर्म है बाहर रख ली। उसके बाद हमारे पास बचा डेल डॉट थीटा ऑफ वी टी माइनस आर, आर कैप बाय आर स्क्वायर। ये टर्म डेल डॉट के अंदर बच गई, बाकी कांस्टेंट टर्म्स थे। इसको सोल्व करते हैं तो बनेगा माइनस ऑफ एप्सिलॉन नॉट के क्यू। क्या ये हमें पता है, ये हम बहुत बार कर चुके हैं, अब ये एक आम चीज हो जानी चाहिए क्योंकि हमने बहुत बार कर लिया। डेल डॉट एफ ए, ये एक स्केलर फंक्शन की तरह है, ये एक वेक्टर फंक्शन की तरह है, इज इक्वल टू एफ डेल डॉट ए प्लस ए डॉट डेल एफ। ये इसका प्रोडक्ट रूल होता है, ठीक है। यहाँ पे एफ क्या है हमारे पास, ये फंक्शन एफ है और ये फंक्शन ए है, ए वेक्टर। तो यहाँ पे ये रूल लगाना है, यहाँ पे तो ये लगाते हैं। तो ये बनेगा हमारे पास एफ एफ है हमारे पास थीटा वी टी माइनस आर डेल डॉट ए, डेल डॉट ए कितना है आर कैप बाय आर स्क्वायर प्लस ए डॉट डेल एफ, आर कैप बाय आर स्क्वायर डॉट ए डॉट डेल एफ। डेल एफ एफ है हमारा थीटा वी टी माइनस आर। तो इक्वेशन बनेगी हमारे पास। उसके बाद इसको मैं लिख सकता हूँ एप्सिलॉन नॉट के क्यू थीटा ऑफ वी टी माइनस आर डेल डॉट आर कैप बाय आर स्क्वायर क्या होता है 4 पाई इंटू डेल्टा फंक्शन। तो 4 पाई डेल्टा फंक्शन, तो 3D में चल रहा है आर थीटा फाई, तो यहाँ पे मैं क्यूब लगा सकता हूँ 3D में है तो, प्लस ये मैंने किसकी वैल्यू लिखी, डेल डॉट आर कैप बाय आर स्क्वायर की वैल्यू 4 पाई डेल्टा क्यूब ऑफ आर, ठीक है। डेल्टा क्यूब क्यों, 3 का मतलब है 3D फंक्शन है, 3D डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। आर कैप बाय आर स्क्वायर, आर कैप बाय आर स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास है डेल ऑफ, जब भी 3D की बात करूं तो ग्रेडियंट हमारा आर की फॉर्म में, आर थीटा फाई की फॉर्म में, तो ये आर पे डिपेंड कर रहा है, थीटा और फाई तो है नहीं। तो ग्रेडियंट स्फेरिकल पोलर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में हम ग्रेडियंट को कैसे लिख सकते हैं, सिंपली आपको क्या करना है, इसको लिखना है डेल को करली बाय करली आर, ठीक है। इसके अंदर जो फंक्शन है वो विच इज थीटा वी टी माइनस आर करली बाय करली आर, क्योंकि मैं डेल को क्या लिख रहा हूँ, इसको लिख रहा हूँ करली बाय करली आर, आर कैप, ठीक है। अंदर वाले फंक्शन को वैसे ही, तो यहाँ पे आर कैप आएगा, ठीक है। तो ग्रेडियंट हो अगर और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स हो तो उसका जो रेडियल कंपोनेंट होता है वो सिंपली करली बाय करली आर, आर कैप होगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर हमारे पास ये सब है, इस चीज को मैं दोबारा से क्या लिख सकता हूँ, इज इक्वल्स टू के की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ साथ में, तो मैंने कहा माइनस एप्सिलॉन नॉट के की वैल्यू को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे आएगा क्यू, यहाँ पे आएगा 4 पाई डेल्टा क्यूब ऑफ आर थीटा ऑफ वी टी माइनस आर प्लस
आर कैप डॉट आर कैप हमारे पास क्या बनेगा, 1। तो ये बनेगा हमारे पास 1/r² करली बाय करली आर ऑफ अ थीटा फंक्शन। हमने ये टेस्ट में किया है अभी रिसेंट वाले टेस्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, कि अगर मैं डेरिवेटिव करता हूँ स्टेप फंक्शन का, उसमें क्या था हमारे पास स्टेप फंक्शन थीटा ऑफ एक्स था शायद, ठीक है। तो करली थीटा बाय करली एक्स स्टेप फंक्शन का डेरिवेटिव करता हूँ तो उसकी वैल्यू क्या होती है, ड्रैग डेल्टा फंक्शन, डेल्टा ऑफ एक्स था वहाँ पे, ठीक है। ये हम कर चुके हैं। वहाँ पे क्या था, मे भी कुछ ऐसा था, करली थीटा बाय करली एक्स, इसकी वैल्यू थी ड्रैग डेल्टा फंक्शन। ये तभी पॉसिबल था जो हमने थीटा की वैल्यू, क्योंकि थीटा को हमने क्या माना है, स्टेप फंक्शन। अब स्टेप फंक्शन तो है ही, क्योंकि थीटा को क्वेश्चन में डिफाइन किया हुआ था। थीटा क्या है, कि थीटा ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 फॉर एक्स ग्रेटर देन 0 एंड 0 फॉर एक्स लेस देन इक्वल टू 0। तो अगर इसको मैं ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, तो जब मैं ड्रॉ करूंगा एक्स वर्सेस थीटा, तो कैसा होगा, स्टार्ट यहाँ से 0 रहेगा, लेकिन एकदम यहाँ से बढ़ेगा, 0 पे एकदम से ब्लॉक करेगा, और फिर वो 1 रहेगा थीटा फंक्शन। तो ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो ये स्टेप फंक्शन है, उसका जब डेरिवेटिव करते हैं तो वो डेल्टा फंक्शन आएगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के मैं इसकी वैल्यू को लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये भी देख लेता हूँ विजिबल है कि नहीं स्क्रीन में। ये एक्चुअल में विजिबल है, तो थोड़ा ऊपर लिखूंगा, ठीक है। तो करली 1/r²। अब अगर मैं इस चीज़ का डेरिवेटिव करूँ, तो इस चीज़ का डेरिवेटिव क्या होगा, ड्रैग डेल्टा फंक्शन, इन इसका अंदर वाला हिस्सा वो था वी टी माइनस आर, ठीक है। स्टेप फंक्शन का डेरिवेशन क्या होगा, ड्रैग डेल्टा फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड टर्म भी होगा। तो इनसाइड टर्म का डेरिवेटिव क्या है, इनसाइड टर्म क्या है, क्योंकि करली बाय करली आर करना है, तो -1 भी आएगा, ठीक है। तो यहां से अब हमारा आंसर आ चुका है। वैसे इसको मैं अंदर ले जाता हूँ टर्म्स को, अगर टर्म्स को अंदर ले जाऊं तो ये बनेगा हमारे पास -q डेल्टा क्यूब ऑफ आर थीटा ऑफ वी टी माइनस आर प्लस, यहां से ये माइनस जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, और यहां भी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये बनेगा हमारे पास +q बाय 4πr² डेल्टा फंक्शन ऑफ वी टी माइनस आर। तो ये हमारा फाइनली आंसर होगा किसका, चार्ज डेंसिटी का। तो ये एक ऑप्शन ऑप्शन डी में मैच करेगा सारा आंसर। अब ये अंदर की फिजिक्स क्या है, सबसे पहले सिर्फ हम चार्ज डेंसिटी से सीख लेंगे फिजिक्स क्या है इसमें, एक्चुअल में हो क्या रहा है, इसकी रिप्रेजेंटेशन बतानी है हमें, है कैसा। अगर आप ध्यान से देखो, आर इक्वल्स, हमने कंडीशन लिखी थी, अगर कंडीशन को याद करो, थीटा ऑफ एक्स, ठीक है, हमारा 1 है एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए, एंड 0 है एक्स लेस देन इक्वल टू 0 के लिए। तो पहले मैं इस कंडीशन की बात करता हूँ, 1 है एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए, मतलब एग्जिस्ट कर रहा है थीटा एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए। एक्स क्या है हमारा, वी टी माइनस आर, तो वी टी माइनस आर ग्रेटर देन 0 के लिए ये एग्जिस्ट कर रहा है थीटा फंक्शन। तो मैं लिख सकता हूँ आर लेस देन वी टी, यहां से मैं बोल सकता हूँ आर लेस देन वी टी के लिए थीटा फंक्शन मेरा 1 होगा, स्टेप फंक्शन मेरा 1 होगा। तो पहले मैं ओरिजिन की बात करता हूँ, एट आर इक्वल्स टू 0, अगर आर टेंडिंग टू 0 है, तो आर टेंडिंग टू 0 पे मैं चेक करता हूँ, आर टेंडिंग टू 0 पे ये ड्रैग डेल्टा फंक्शन क्या हो जाएगा, ब्लॉप हो जाएगा, ठीक है। मान लो कि ब्लॉप हो गया आर टेंडिंग टू 0 पे, ये आर टेंडिंग टू 0 पे क्या होगा, ये हो जाएगा ब्लो अप। इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन आप बोल सकते हैं कि ये 1 हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। ये आर टेंडिंग टू 0 पे क्या होगा, ये 1 हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है वी से जब तक कम होगा ये हमारा थीटा जो फंक्शन है वो टेंडिंग टू 1 होगा थीटा फंक्शन, तो ये मेरा 1 हो जाएगा।
आर टेंडिंग टू जीरो पे ये फंक्शन क्या होगा, ये पूरा ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ड्रैग डेल्टा फंक्शन है। ये तभी ड्रैग डेल्टा फंक्शन वन है तभी होता है, ठीक है, जब आर इक्वल टू वी टी होगा। लेकिन यहाँ पे आर इक्वल टू वी टी पे वी टी तो हो नहीं रहा, मैं तो आर टेंडिंग टू जीरो बात कर रहा हूँ। तो आर टेंडिंग टू जीरो पे ये हमारा फंक्शन क्या है, जीरो। तो इसलिए ये टर्म एग्जिस्ट नहीं करेगी आर टेंडिंग टू जीरो पे, सिर्फ और सिर्फ ये वाली टर्म एग्जिस्ट करेगी आर टेंडिंग टू जीरो पे। इसका मतलब आर टेंडिंग टू जीरो पे, क्योंकि ये वन हो गया, ये ब्लॉक हो गया, या फिर इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन ये वन हो गया, ठीक है। तो सारा का सारा नेगेटिव चार्ज हम बोल सकते हैं जीरो ओरिजिन पे पड़ा है, सारा का सारा नेगेटिव चार्ज ओरिजिन पे पड़ा हुआ है। इस इस चार्ज डेंसिटी से हमें ये पता चल गया, ठीक है। तो एक ओरिजिन होगा कोई, वहां पे सारा नेगेटिव चार्ज पड़ा है। दूसरा केस करते हैं, दूसरा केस कौन सा करते हैं कि R इज इक्वल्स टू वी टी पे, ठीक है, कि R इक्वल्स टू वी टी जब होगा तब क्या होगा, ठीक है। तो वो दूसरा केस है। तो सेकंड केस करते हैं। फर्स्ट केस में हमें पता चल गया कि सारा चार्ज माइनस का ओरिजिन पे पड़ा है। सेकंड केस है कि R इक्वल्स टू वी टी पे क्या होगा। R इक्वल्स टू वी टी पे क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो ये टर्म है ये जीरो हो जाएगी। जीरो इसलिए होगी क्योंकि ये जो टर्म है आर इक्वल टू वी टी पे क्या होगा, जीरो। ये सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक कहाँ हो रहा था, आर टेंडिंग टू जीरो पे, ठीक है। ये ड्राई डेल्टा फंक्शन की प्रॉपर्टी है। तो ये फंक्शन पूरा जीरो हो जाएगा आर इक्वल्स टू वी टी पे। लेकिन ये टर्म आर इज इक्वल्स टू वी टी पे ये टर्म ब्लॉक कर जाएगी। अगर ये टर्म ब्लॉक कर गई मतलब ये वन, अगर इंटीग्रेशन की टर्म में बोले तो वन हो जाएगी। तो इसका मतलब सारा का सारा चार्ज, क्योंकि ये पॉजिटिव है, आर इक्वल टू वी टी पे सारा का सारा चार्ज हमारा पॉजिटिव होगा। और चार्ज पर यूनिट एरिया, इसका मतलब एरिया कैसा है, सरफेस ऑफ स्फेयर जैसा, ठीक है। इसका मतलब सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज एक सरफेस पे पड़ा है, ठीक है। हमने दो चीजें देख ली, आर इक्वल टू वी टी पे सारा का सारा चार्ज सरफेस पे पड़ा है, तभी हमने क्यू बाई फोर पाई आर स्क्वायर लिखा है। तो इससे क्या क्या पता चला हमें कि एक ओरिजिन पे एक नेगेटिव चार्ज पड़ा हुआ है। दूसरा चीज, एक सफेयर बन रहा है, सफेयर के सरफेस पे, सारे सरफेस पे यूनिफॉर्मली क्यू चार्ज पड़ा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। तो इसका मतलब जो हमारी फील्ड है वो सिर्फ यहां से यहां तक सीमित है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो कभी आपको सिर्फ ऐसा केस आ जाए तब आपको इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऐसी वाली चूज करनी पड़ेगी, तभी ये केस बनेगा। तो आपको अगर यहाँ से ये बनाना पड़ जाए तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक चार्ज यहाँ पे पड़ा हो, बाकी चार्ज सरफेस पे हो, पॉजिटिव चार्ज, तो आप ऐसी इलेक्ट्रिक एंड ऐसी मैग्नेटिक फील्ड की बात करोगे। और दूसरी चीज जो आपको याद रखनी भी है कि ऐसी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो आपकी मैक्सवेल इक्वेशंस हैं वो सारी की सारी सेटिस्फाई करेंगी। डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, डेल क्रॉस ई, डेल क्रॉस बी, डेल डॉट बी, ठीक है। ये सारी जितनी भी मैक्स चार इक्वेशंस हैं वो सारी सेटिस्फाई करेंगी इन दोनों इक्वेशंस को, ठीक है। ये भी ट्रू है। तो यहां से हमें इसकी फिजिक्स पता चली। इसका मतलब ये हुआ कि बाहर कोई भी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, कोई चार्ज डेंसिटी नहीं, कोई कुछ नहीं, बाहर कोई फील्ड नहीं है, सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक की है। यहाँ से हमें इतना पता चल गया। अब हम बात करते हैं करंट डेंसिटी की, जो दूसरा पार्ट पूछा हुआ है। करंट डेंसिटी जे, इसकी वैल्यू हमें निकालनी थी। इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम कौन सी इक्वेशन यूज कर सकते हैं, मैक्सवेल की, डेल क्रॉस बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट जे प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट करली ई बाय करली टी। ये इक्वेशन यूज करते हैं, बी हमारा जीरो है तो ये क्या होगा, जीरो। यहां से हम ये क्या बोल सकते हैं, जे इज इक्वल्स टू, क्योंकि अगर ये जीरो हो गया तो मैं यहां से इस टर्म को इक्वल टू जीरो के बराबर कर सकता हूँ। तो यहाँ से मैं जे निकाल सकता हूँ माइनस ऑफ एप्सिलॉन नॉट करली ई बाय करली टी। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का टाइम डेरिवेटिव करना है बस। तो बनेगा माइनस ऑफ एप्सिलॉन नॉट करली ई बाय करली टी, इसका डेरिवेटिव करना है टाइम डेरिवेटिव। तो ये तो कांस्टेंट टर्म है, वो ऐसे लिख लो, माइनस ऑफ क्यू बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर करली बाय करली टी ऑफ थीटा फंक्शन विच इज वी टी माइनस ऑफ आर, ये बनेगा।
अब हमें एक्चुअल में होता क्या है, चाहे आपने, क्योंकि ये जो डेरिवेटिव है ये इसका फंक्शन है, थीटा ऑफ एक्स जो मैंने बोला था उसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है ये, ठीक है। तो ये भी क्या बनाएगा, डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पहले तो इसको सोल्व करते हैं। ये होगा क्यू बाय 4 पाई r स्क्वायर, इसका डी बाई डी टी करना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन था आर कैप, तो इसका मैं डी बाई डी टी करता हूँ। ये हमारा क्या बनेगा, डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन अगेन। तो ये बनेगा हमारे पास डेल्टा ऑफ वी टी माइनस आर इंटू डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड टर्म। तो इनसाइड टर्म ये है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, v, इसका टाइम रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो 1 हो जाएगा, तो ये v बनेगा, तो ये बनेगा सिंगल v, ठीक है, इंटू डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड टर्म। तो यहां से, और ये आर कैप, तो यहां से अब मैं लिख सकता हूं कि जे वेक्टर की हमारी वैल्यू क्या है, q इंटू वी बाय 4 पाई r स्क्वायर डेल्टा फंक्शन ऑफ वी टी माइनस आर इंटू आर कैप। तो ये आपका लास्ट में रिजल्ट होगा, ठीक है। तो अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि क्या आर के रिस्पेक्ट में भी टाइम को डेरिवेटिव करना है, तो ऐसा कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो टर्म यहाँ लिखेंगे यहाँ पे हमने सिर्फ वो टर्म देखनी है, ठीक है। जैसे हम क्लासिकल में करते हैं, जनरलाइज टर्म्स में, कोऑर्डिनेट्स में, सिर्फ ये इसका फंक्शन है, यहाँ पे टी है तो ये टी है, सिंपल। इसका करली बाय करली आर लिखा था, तो सिर्फ इसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया था, ठीक है। तो आपका ये लास्ट में आंसर होगा जे की वैल्यू, ठीक है। तो अभी के लिए इतना